मिस आयशा एक छोटे से शहर में प्राइमरी स्कूल क्लास 5 की टीचर थी। इनकी एक आदत थी कि वो क्लास शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती, मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं कहती। वो क्लास के तमाम बच्चों से एक सा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो मिस आयशा को एक आंख न बाता। उसका नाम तारिक था। तारिक मेले कुचेले हालत में स्कूल आ जाया करता। इसके बाल बिगड़े हुए होते, जूतों के तस्मे खुले हुए, कमीज की कॉलर पर मैल का निशान। लेक्चर के दौरान भी इसका ध्यान कहीं और होता। मिस आयशा के डांटने पर वो छूम कर उन्हें देखने तो लग जाता, मगर उसकी हाली खुली नजरों से इन्हें साफ पता चलता कि तारिक जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिस आयशा को तारिक से नफरत सी होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही तारिक मिस आयशा के सख्त तनकीद का निशाना बनने लगता। हर बुरी मिसाल तारिक के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे इस पर कुलकुला कर हंसते और मिस आयशा इसकी तजलील करके तस्कीन हासिल करती। तारिक ने अलबत्ता किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मिस आयशा को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। हर डांट, तंज और सजा के जवाब में वो बस अपने जज्बात से आरी नजरों से इन्हें देखा करता और सर झुका लिया करता। मिस आयशा को अब इससे शदीद चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर खत्म हुआ और रिपोर्टें बनाने का मरहला आया तो मिस आयशा ने तारिक की प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसकी तमाम बुराइयां लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेड मिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। उन्होंने जब तारिक की रिपोर्ट देखी तो मिस आयशा को बुला लिया। मिस आयशा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नजर आनी चाहिए। आपने जो कुछ लिखा है इससे तारिक के वालिदैन इससे बिल्कुल ही नाउमीद हो जाएंगे। मैं मौजरत ख्वाह हूँ, मगर तारिक एक बिल्कुल ही बदतमीज और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस आयशा नफरत अंगेज लहजे में बोलकर वहां से उठ चली आई। हेड मिस्ट्रेस ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चपरासी के हाथ मिस आयशा के डेस्क पर तारिक की गुज़िश्ता सालों के प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दिए। अगले दिन मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो रिपोर्ट्स पर नजर पड़ी। उलट पलट कर देखा तो पता लगा कि यह तारिक की रिपोर्ट से पिछले क्लासों में भी उसने यकीनन यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और क्लास 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में रिमार्क्स पढ़कर उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही। जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट इसकी तारीफों से बड़ी पड़ी है। तारिक जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई हिस्सास बच्चा है और अपने दोस्तों और टीचर से बेहद लगाव रखता है। आखिरी सेमेस्टर में भी तारिक ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मिस आयशा ने गैर यकीनी की हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। तारिक ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद असर लिया है। इसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही है। तारिक की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है। घर पर उसका और कोई ख्याल रखने वाला नहीं, जिसका गहरा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा। तारिक की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही तारिक की जिंदगी की रमक भी। उसे बचाना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस आयशा पर लर्जा तारी हो गया। कामते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू उनके आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। अगले दिन जब मिस आयशा क्लास में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने आदत मुस्तरिमा के मुताबिक अपना रिवायती जुमला आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि उसी क्लास में बैठे एक बेतरतीब बालों वाले बच्चे तारिक के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान उन्होंने हिस्ब मामूल एक सवाल तारिक पर दागा और हमेशा ही की तरह तारिक ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस आयशा की तरफ से कोई डांट फटकार और हम जमातों साथियों की जानिब से हंसी की कोई आवाज़ उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में सर उठाकर उनके तरफ देखा। खिलाफी तवक्को उनके माथे पर आज बल न थे। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने तारिक को अपने पास बुलाया और इसे सवाल का जवाब बताकर जबरदस्ती दोहराने के लिए कहा। तारिक 3-4 दफा के इसरार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मिस आयशा ने न सिर्फ खुद पुरजोश अंदाज में तालियां बजाई बल्कि बाकी सबसे भी भिजवाई। फिर तो ये रोज का मामूल बन गया। मिस आयशा पर हर सवाल जवाब उसे खुद बताती और फिर उसके खूब पजीराई करती। हर अच्छे मिसाल तारिक से मंसूब की जाने लगी। रफ्ता रफ्ता पुराना तारिक सुकूत की खबर पाल कर बाहर आ गया। अब मिस आयशा को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत न पड़ती। वो रोज बिला नुक्स जवाब देकर सबको मुतासिर करता और नत नए सवालात पूछ कर सबको हैरान भी। उसके बाल अब किसी हद तक सवरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखती साल खत्म हो गया और तारिक ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अलविदाई तकरीब में सब बच्चे मिस के लिए खूबसूरत तोहफे तहाइफ लेकर आए और मिस आयशा के टेबल पर ढेर करने लगे। इन खूबसूरती से पैक हुए तहाइफ में एक पुराने अखबार में बदसलीका तरस पर पैक हुआ एक तोहफा भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर न लगी कि तोहफे के नाम पर यह चीज़ तारिक लाया होगा। मिस आयशा ने तहाइफ के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक लेडीज परफ्यूम की आधी इस्तेमाल शुदा शीशे और एक हाथ में पहनने वाले एक बूसीदा सा कड़ा था जिसके ज्यादातर मोती जड़ चुके थे। मिस आयशा ने खामोशी के साथ इस परफ्यूम को खुद पर झड़का और हाथ में कड़ा पहन लिया। बच्चे ये मंजर देखकर हैरान रह गए, खुद तारिक भी। आखिर तारिक से रहा न गया और मिस आयशा के करीब आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मिस के आयशा को बताया कि आज आपसे बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। वक्त पर लगा कर उड़ने लगा।
دن ہفتوں، ہفتے مہینوں اور مہینے سال میں بدلتے بلا کہاں دیر لگتی ہے، مگر ہر سال کے اختتام پر مس عائشہ کو طارق کی طرف سے ایک خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا، جس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے نئے ٹیچرز سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر طارق کا اسکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی۔ کئی سال مزید گزرے اور مس عائشہ ریٹائرڈ ہو گئی۔ ایک دن انہیں اپنی ڈاک میں طارق کا خط ملا جس میں لکھا تھا، اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا نہیں سوچ سکتا۔ ایک اور بات، میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، فقط ڈاکٹر طارق۔ ساتھ ہی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا۔ مس عائشہ خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور وہ دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ عین شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پہنچی تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھی۔ انہیں لگا تقریب ختم ہو چکی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر ان کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بزنس مین اور یہاں تک کہ وہاں موجود نکاح خواہ بھی اکتایا ہوا کڑا ہوتا، مگر طارق تقریب کے ادائیگی کے بجائے گیٹ کی طرف ٹکٹیں لگائے ان کے آمد کا منتظر تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ بوڑھی ٹیچر گیٹ سے داخل ہوئی، طارق ان کی طرف لپکا اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ بوسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا، اور انہیں سیدھا اسٹیج پر لے گیا۔ مائک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا، دوستو، آپ سب ہمیشہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں سب سے وعدہ کیا تھا کہ جلد آپ سب کو ان سے ملواؤں گا۔ یہ میری ماں ہے۔ عزیز دوستو، اس خوبصورت کہانی کو صرف استاد اور شاگرد کے رشتے سے منسوب کر کے ہی مت سوچئے گا۔ اپنے آس پاس دیکھیے، طارق جیسے کئی پھول مرجھا رہے ہیں جنہیں آپ کی ذرا سی توجہ، محبت اور شفقت نئی زندگی دے سکتی ہے۔